चांद पर चमत्कार का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसरो के विक्रम लैंडर का मून पर पहला ऑब्जर्वेशन भी जमीन पर आ चुका है। लैंडर के पेलोड चेज टीई ने चांद की जमीन का जो टेम्परेचर है वो नापा है, जो 70 डिग्री के आसपास है। ये साइंटिस्ट की उम्मीद से कहीं ज्यादा है। उनके अनुमान के मुताबिक ये टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था। हुसैन, हो सकता है जिस तेजी से धरती का तापमान बढ़ रहा है वैसे ही चांद का भी टेम्परेचर वक्त के साथ बढ़ गया हो। वैसे मीनाक्षी, चांद के तापमान का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ अर्थ पर गर्मी बढ़ना सेहत के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि गर्मी, सर्दी, बरसात, इन मौसम का बदलते रहना ही अच्छा है। और अगर ये मौसम नहीं बदलेंगे तो शरीर में बायोलॉजिकल एनर्जी, जिसे वात, पित्त, कफ के तौर पर भी आप जानते हैं, उनका संतुलन बिगड़ जाएगा। क्योंकि ये त्रिदोष दो वजह से ही बिगड़ते हैं, एक मौसम और दूसरा उम्र। जबकि दूसरा एक और चीज है जिसे आप खराब लाइफस्टाइल कहते हैं, इसकी वजह से भी ये वात, पित्त, कफ का दोष बिगड़ता है। अब देखिए, कार में पेट्रोल की जगह पानी और बैटरी में पानी की जगह पेट्रोल डालेंगे तो दिक्कत तो होगी ही। वैसा ही कुछ ह्यूमन बॉडी के साथ भी है। हेल्दी रूटीन फॉलो ना करने और उल्टा सीधा खाने से त्रिदोष बिगड़ते हैं और लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। क्योंकि वात और साथ ही साथ जो बॉडी के दूसरे त्रिदोष होते हैं वो माइंड की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। खासतौर पे वात तो आपके माइंड को ही देखता है। पित्त दोष पाचन और शरीर में होने वाले चेंजेस को इन्फेक्ट करता है, और साथ ही साथ कफ दोष बॉडी स्ट्रक्चर, शरीर के ग्रोथ और इंटरनल ऑर्गन्स को मैनेज करता है। और इसीलिए जब त्रिदोष का निजाम बिगड़ जाता है तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 80 बीमारियों को शरीर में घुसने के लिए डिफेंस लाइन, एंट्री गेट का एक तरीके से पास मिल जाता है। मतलब कोई वहां पर लड़ाई वड़ाई नहीं होती, बहुत आसानी से एंट्री मिल जाती है। ऐसे कैसे एंट्री करने देंगे हुसैन? क्या बात कर रहे हैं आप? रोगों को अटैक तो नहीं करने देंगे। योग आयुर्वेद है ना, 5000 साल पुराने तरीकों से त्रिदोष शांत करेंगे। और ये होगा कैसे? इसके लिए तो योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में हमें जाना होगा। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। यस्मिन् ऋचः सामयजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिच्चित्तं सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आज हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, अमित भाई, हमने यहाँ वेद की ऋचा से इसलिए प्रारंभ किया कि एक बार तो पुण्य नगरी में अभिनंदन है इंडिया टीवी का भी, और इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों हमारे उन योग साधकों का भी यहाँ सहस्त्र चंडी यज्ञ, अति रुद्र यज्ञ, जिसमें यहाँ पर हमारे वैदिक 14,641 सहस्त्र ये चंडी यज्ञ में मंत्रों के द्वारा, रुद्र सूक्त के द्वारा यज्ञ कर रहे हैं। 1000 दुर्गा सप्तशती के द्वारा यजन हो रहा है। और अतिरुद्र भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए अनिष्टों की निवृत्ति, इष्ट की प्राप्ति, अभिष्ट की प्राप्ति, और ये एक बहुत बड़ी हमारी योग यज्ञ की परंपरा थी। तो आज हमारे सारे वैदिक यहाँ पर हैं, वो अपना नित्य का हवन भी कर रहे हैं, फिर विशेष यज्ञ का अनुष्ठान चलेगा। और योग यज्ञ से कैसे हम त्रिदोषों से और सब दोषों, रोगों से मुक्त हो सकते हैं, आज ये इंडिया टीवी के माध्यम से पूरा देश देखेगा। बहुत बहुत अभिनंदन। और शुरुआत हम प्राणायाम से करेंगे और पूर्णाहुति तक बहुत कुछ बताएंगे। एक तो ये जो भस्त्रिका, प्राण अपान की आहुति से वात, पित्त, कफ, त्रिदोष का बैलेंस होता है। जैसे ये यहाँ पीछे आहुतियां चल रही हैं, प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये हवन में भी होते हैं। और ये श्वास प्रश्वासों की आहुति, हमारे पीडी पाटिल साहब, ये पुण्य नगरी योग यज्ञ की भूमि तो है, विद्या की भूमि भी है। 36,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। भाग्यश्री जी के लिए, यशोश्री के लिए एक बार हमारा बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे अब एक बड़ा काम बहुत बड़ा हो रहा है, ये गौशाला के साथ नंदीशाला बनाएंगे। और अब जो भी गाय पैदा होगी वो 20, 25, 30, 40 किलो दूध देने वाली होगी। उसके लिए सुभाष अरोड़ा जी ने बड़ा संकल्प लिया है। बहुत बहुत अभिनंदन है सुभाष जी का, विक्रम जी का,
ललित पोफले उनके परिवार का आज तो कुछ बड़ी बातें भी आज हम रखेंगे अंत में कि किस तरह से योग यज्ञ की गौशाला की यज्ञशाला की जो हमारी परंपरा थी उससे जीवन रूपांतरित होते हैं। वात पित्त कफ, भस्त्रिका से कफ और स्वामी जी कपालभाति आयुर्वेद से की जो हमारी परंपरा है उसके जरिए आज हम वात पित्त और कफ को कैसे बैलेंस रखना है ये सबको आज करीने से बताने वाले। हमने स्वामी जी आपसे बार बार ये सुना है कि हमारा जो शरीर है वो 3 बायोलॉजिकल एनर्जी से ऑपरेट होता है, चलता है, और सेहतमंद रहने के लिए इन तीनों एनर्जीज का बैलेंस रहना बड़ा जरूरी है। लेकिन स्वामी जी आप देख रहे हैं मौसम कैसा है, आंख मिचोली मौसम एक तरीके से खेल रहा है और इसकी वजह से जो बायोलॉजिकल एनर्जी है यानी वात पित्त कफ जिसे कहा जाता है उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। तो अब इसे शांत कैसे रखना है उसके आपने उपाय बताने की शुरुआत कर दी है। लेकिन सबसे पहले स्वामी जी सबका ये जानना बड़ा जरूरी है कि ये पता कैसे चले कि उसका बैलेंस बिगड़ रहा है। वात क्या होता है, पित्त क्या होता है और कफ क्या होता है, जरा पहले यहां से एकदम जीरो से शुरू करिए। तो चलो अब भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम तो हमने बताया है। इसमें शीतली शीतकारी से तो पित्त का प्रशमन होता है, चंद्रभेदी से पित्त का प्रशमन होता है, और कपालभाति तो त्रिदोष का ही प्रशमन करता है। ये अनुलोम विलोम ये वात दोष का विशेष करके 72,72,10,201 नाड़ियों के अंदर प्राण का संचार, उसके साथ शक्ति का संचार और शक्ति का संतुलन, त्रिदोषों का संतुलन। तो त्रिदोष क्या है? वात पित्त कफ। तो वात माने प्रकाश, क्रिया, स्थिति। प्रकाश, क्रिया और स्थिति, ये 3 चीजों से ये सृष्टि चल रही है जिसको सत्व रजस तमस कहते हैं। तो प्रकाश का संबंध है पित्त से, क्रिया का संबंध है वात से और स्थिति का संबंध है कफ से। तो ये तो सत्व रजस तमस की दृष्टि से त्रिगुणात्मक के जो जगत है उससे इन 3 दोषों को मैंने कहा। और अब वात माने शरीर में जो गतिशीलता है, क्रियाशीलता है, ऊर्जा का, एनर्जी का जो फ्लो है, 37 ट्रिलियन सेल्स में एक दूसरे को जो सेल्स से सिग्नल्स पहुंचते हैं, एनर्जी का जो फ्लो होता है वो वात से होता है। पित्त से शरीर में जो सप्त धात्वाग्नि है, जठराग्नि है, भूताग्नि, जो शरीर की अग्नि है, किसी का भी शरीर छू के देखते हैं तो 37 डिग्री टेम्परेचर जो होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो तो उस पित्त का एक प्रकार है। वह शरीर की जो मूलतः कायाग्नि जिसको जठराग्नि, उसी को ही अग्नि चिकित्सा, कोई काय चिकित्सा और आयुर्वेद की पूरी चिकित्सा का वो आधार का है। पूरी जो फिजियोलॉजी आयुर्वेद की वो इसी पर टिकी है। तो शरीर की जो अग्नि है, शरीर की जो ऊर्जा है, उसको गतिशीलता को मैंने वात कहा। भीतर की जो अग्नि है, ऊर्जा चक्र है पूरा, उससे जीवन चक्र चलता है, उसको पित्त कहा। और कफ शरीर में ये जो सस्टेनेबिलिटी है, हमारा ब्लड, हमारे बोन्स, ये सारे जो सस्टेन कर रहे हैं उसको कफ कहते हैं। अब इसकी विकृतियां क्या है? प्रकृति को तो लोग कम समझते हैं, विकृति को ज्यादा समझते हैं। विकृति ये है जो है अनुलोम विलोम करें। उधर दाएं तरफ से आ जाओ विशाल, इधर बैठो, इधर ही कुंभा है पूरा। आज आपके लिए 5 करोड़ का चेक लेके आया। अनुलोम विलोम, ये वात जब विकृत हो जाता है तो दर्द हो जाते हैं, ऐसा लिए हमें ऑटोमेन डिजीज हो जाती है। करते हो सब अनुलोम विलोम सब करेंगे। हमारे वेद मूर्ति जी, देशमुख जी, सुनीत जी, ये भी हमारे साथ आज अनुलोम विलोम कर रहे। पहले लोग करते थे योग, लेकिन 3 बार अनुलोम विलोम करते थे। संध्या में, अग्निहोत्र में 3 बार ही करते हैं। अब ये 3 बार से मैंने पहुंचा दिया 1000 बार तक। कितनी बार तक? 1000 बार तक। तो वात बढ़ने से दर्द और ऐसे लिए मैसोटोमेन डिजीज और जितने भी नस नाड़ियों के रोग हैं वो हो जाते हैं। और कफ बढ़ने से
कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, सार्कोडायसिस, लंग फाइब्रोसिस, शरीर में गांठें और वजन, जो वजन भी बढ़ता है ना, इसका कारण क्या है? कफ की वृद्धि से, और प्रमाद जो उठते ही नहीं है, सूर्य उदय होने पर ही उठते हैं। मैंने कहा भाई इतनी देर से क्यों उठे? बोला हमारा नाम ही सूर्यवंशी। मैंने कहा भाई तुमने सूर्यवंशी का कल अर्थ कर दिया। तो सूर्य की तरह जो तेजस्वी हो वो सूर्यवंशी हो तो बात समझ में आती है, और जो प्रमादी हो वो अपने आप नाम सूर्यवंशी रख ले, ऐसा ठीक नहीं है। तो ये जब वात बढ़ जाता है तो दर्द कब बढ़ जाता है? तो वेट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कब बढ़ता है? तो शरीर के अंदर गांठें बढ़ती हैं, वजन बढ़ता है, नींद भी बहुत आती है लोगों को, और पित्त बढ़ जाता है तो एसिडिटी, फिर शरीर में अलग अलग प्रकार के स्किन के उपद्रव होते हैं। पित्त बढ़ने से गुस्सा भी बढ़ता है, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के पित्त की फिर उससे एसिडिटी और अल्सरेटिव कोलाइटिस शरीर में स्वामी जी गर्मियां जब बढ़ती हैं, जी मेरे भाई, गर्मी जब बढ़ती है तो भी लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है। वैसे स्वामी जी आजकल चांद का बड़ा जिक्र हो रहा है, और एक चांद से जो एक नई लेटेस्ट बात अभी पता चली है वैज्ञानिकों को, वो है कि चांद भी बड़ा गर्म हो रहा है। हम लोग जानते थे कि चांद बहुत ठंडा है, उसकी ठंडक जो है हम लोग की आंखों को, भी गर्म हो रहा है। हाँ 70 डिग्री उसका तापमान आया है, ये बड़ा हैरान कर रहा है वैज्ञानिकों को। के चंदनात भी चंद्रमा चंदन चंद्र मध्य शीतला, उसकी शीतलता की बातें होती थी। तो ये एक बात थी जो बड़ी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आप ये अपडेट किया ज़रा दर्शकों को, क्योंकि हमने शुरुआत में भी जानकारी बताई कि कैसे तापमान जो है धरती का बढ़ रहा है तो चांद का भी बढ़ा है शायद। हालांकि अभी इस पर स्टडी और होनी बाकी है, लेकिन का ज्ञान आप बांट रहे हैं थोड़ा। हाँ, तो अभी धरती का जो तापमान बढ़ रहा है स्वामी जी, वो हम सब के लिए बड़ा नुकसानदेह है। लोग जब मौसम बहुत ज़्यादा करवट बदलता है तो उससे लोग बीमार पड़ते हैं, दवाएं लेते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, और फिर बीमार पड़ते हैं, फिर दवा लेते हैं। लेकिन बीमारी की जो जड़ है उसका पता लगाने की तरफ शायद ज़्यादा लोग नहीं सोचते हैं। तो आज स्वामी जी आप सबको ज़रा ये समझाइए कि जब भी कोई बीमारी हो तो पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करें, उसकी जड़ का पता लगाएं। ये समझाना बहुत जरूरी है। तो एक तो सूर्य नमस्कार करें, और फिर जो कर पाए वे वृक्षासन करें, गरुड़ासन करें, अलग अलग प्रकार के आसन करें, और एक एक आसन को 1-2 मिनट से लेकर के हम 10 मिनट तक करवा देते हैं। तो रोग होते क्यों हैं? अब देखो, मैं मोटापा तो बोल दिया कफ बढ़ने से होता है, ये बीपी पित्त बढ़ने से होता है, ये शुगर भी मूलतः पित्त, वात और कफ त्रिदोष का असंतुलन है शुगर। बीपी मुख्य रूप से पित्त बढ़ने से होता है, और शुगर मूलतः पित्त बढ़ने से पित्ताशय और आग्नेयाशय दोनों में विकृति आई तो हो गई डायबिटीज। पित्त बढ़ने से आग्नेयाशय का, अग्नि का संतुलन बिगड़ा, और उससे उसमें इन्फ्लेमेशन आया, उससे उसके जो बीटा सेल्स हैं वो डिजनरेट हुए, और उससे शुगर हो गई। तो मूलतः पित्त बढ़ता है, फिर कफ और वात। कफ बढ़ने से उसके अंदर क्रियाशीलता कम होती है, और वात बढ़ने से वहाँ की जो है ऊर्जा, वहाँ की जो गतिशीलता है उसमें कमी आ जाती है। तो खैर, तो शुगर जो है मूलतः पित्त, और फिर वात कफ का, और थायराइड की बीमारी ये मूलतः कफ बढ़ने से होती है। इसलिए उज्जाई, कपालभाति, सिंहासन करने से थायराइड ठीक होता है। तो हमको लग रहा है, ये हमारा बच्चा विशाल बोल रहा था जी, डायग्नोसिस एलोपैथी में होता है, वो कहते हैं T3 T4 TSH बढ़ गया। अरे T3 T4 TSH बढ़ा कैसे? अब उसके लिए फिर ये नकली वो खाते रहते हैं हार्मोन्स। तो बढ़ा ये कफ बढ़ने से। कफ बढ़ने से तुम्हारा गला गड़बड़ हुआ, कफ बढ़ने से तुम्हारा थायराइड, पैराथायराइड गड़बड़ हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड गड़बड़ हुआ, इसलिए थायराइड की प्रॉब्लम है। तो थायराइड की प्रॉब्लम T3 T4 TSH की प्रॉब्लम नहीं है, ये कफ की प्रॉब्लम है।
इसलिए कफ को बैलेंस कर लो, कभी जिंदगी में थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। पित्त को बैलेंस कर लो, कभी भी जिंदगी में शुगर नहीं होगा। कफ को बैलेंस कर लो, कभी मोटे नहीं होगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हार्ट अटैक नहीं होगा। अब ऐसे अलग स्वामी जी थोड़ा सा देखिए, जो बीमारियां जितने भी स्किन डिजीज है सब पित्त बढ़ने से होती हैं। स्वामी जी ये तीनों बीमारियां अगर एक बोयाम में डाल करके ऐसे हिला दी जाए तो थोड़ा सा सारी चीजें आपस में मिल जा रही हैं। अब जरा एक एक करके अलग अलग करके बात करते हैं ताकि लोग जरा उसको गड़बड़ हो जाए। हाँ जरा उसको लोग नोट डाउन कर लें और समझ लें कि अलग अलग परेशानी कैसे है, क्योंकि ये शायद इतना आसान नहीं है लोगों का तीनों दोष को बैलेंस रखना। तो एक एक करके जरा समझाते हैं कि इनको बैलेंस कैसे रखना है। और सबसे पहले हम जरा बात करते हैं, सबसे पहले वात को अगर इम्बैलेंस किसी का हो गया है तो उसे कैसे बैलेंस करना। वात, सबसे पहले वात को बैलेंस करने के बारे में बताया स्वामी जी। तो देखो अगर कुछ अभ्यास है तो वो हाँ, वात को बैलेंस करने के लिए पहले कर देते हैं बैलेंस। एक तो रोज 10-20 बार से लेकर के 100 बार हमारा ये होता है भुजंगासन, अथवा ये दंड, अथवा ऐसे अथवा ऐसे, ये इतना ही कर ले। पूरा का पूरा ये वाला संतुलन है में तो अभी थोड़ा वक्त लग जाएगा कि लोग ऐसे कर सके। अब इसके लिए तो संतुलन थोड़ा ज्यादा चाहिए, कोई बात नहीं। जो कर सके उनके लिए हमने अलग अलग प्रकार के अभ्यास भी बता दिए हैं। अब सूक्ष्म व्यायाम करें, चलो यहां से तो शुरू करें। पाटिल साहब आपका यश तो बहुत बढ़ गया, वजन नहीं बढ़ने दिया आपने। हाँ, जिसका भजन अच्छा होता है उसका फिर वजन भी ज्यादा नहीं बढ़ता। एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम, और वात के लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम तो सब हमारे वैदिक जो है कपालभाति कर लेंगे। आज का ये भी अनूठा ही अनुष्ठान चल रहा है, सारे हाथों के पैरों के ऐसे ऐसे। और ये सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ अब कुछ सूक्ष्म सी बातें बता देता हूं। वात रोग से तो 80% लोग पीड़ित हैं, तो क्या करें? एलोवेरा का जूस, उसमें थोड़ा किसी को मोरिंगा भी मिल जाए तो थोड़ा मोरिंगा की पत्ती डाल दो। 100 ग्राम एलोवेरा और 10 ग्राम उसके अंदर मोरिंगा सहजना, उसके पत्ते डाल दिए और इसको मिक्सी में घोट लो। थोड़ा सा पानी डाल दो, डालना है तो, और इसी से आटा गूंदो। पानी डालना ही नहीं तो सब वात रोग दूर हो जाएंगे। एलोवेरा के जूस में आटा गूंदो, थोड़ा उसमें मोरिंगा डाल दो और उसी की ही रोटी बना के खाओ तो वात रोग नहीं होंगे। 100 ग्राम एलोवेरा, 20-25 ग्राम अंकुरित मेथी, 10 ग्राम कच्ची हल्दी गाय के घी में छोक करके थोड़ा हींग लगा लेना, उसमें हींग का तड़का, और उसकी सब्जी बनाओ और मिलेट्स खाओ, मिलेट्स की रोटी खाओ, वात रोग नहीं होंगे। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और मोरिंगा, 5 में से जो भी 2-3 मिल जाए उनका रस पी लो, कभी भी वात रोग नहीं होगा। और रोज प्राणायाम करो, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम जो हम बता रहे हैं। सारे वैदिक भाई कपालभाति करो। ये पहली बार मुझे ऐसे वैदिक मिले जिनके पेट मोटे नहीं है, नहीं तो वैदिकों के पेट ऐसे मोटे मोटे होते, उनको देख कर मुझे बड़ी दया आती थी। हे भगवान, इन पर भी दया करो। लेकिन यह सारे वैदिक प्राणायाम करते हैं, कपालभाति, इसको जारी रखना भाई। हाँ, और देखो स्वामी जी, वात रोग जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो बहुत कष्ट देते, पीड़ा देते, तो हल्दी मेथी सूट का पाउडर खा लो। रेडीमेड चाहिए तो खाली पेट पिनानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रीन। शरीर में वात रोग रहेंगे ही नहीं, किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन नहीं रहेगा। और जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना वात रोगों में, तो गोखरू का पानी पी लो। यूरिक एसिड, RA, CRP, ANE, AVN, HLB27 सब नेगेटिव हो जाते मात्र गोधन अर्क और गोखरू पीने से। बाबूजी, हाँ, अब ये छोटी छोटी बातें हैं, लोग भूल गए थे, हम उसको याद दिला रहे। तो वात रोगों से कोई पीड़ित नहीं होगा। याद ही नहीं दिला रहे स्वामी जी लोग। और चिंता से वात बढ़ता है। लोग कुछ जी मेरे भाई, लोग कुछ का कुछ ना कर दें, इसलिए अलग अलग सब समझाया भी जा रहा है
ताकि लोग नोट डाउन कर सकें। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि मैं अगले दोष के बारे में बात करूं आपसे, एक अच्छी खबर है वो आपको ज़रा बता दूं। जिस मिशन पर आप लगे हैं उस मिशन को हमारे प्रधानमंत्री भी वक्त वक्त पर आगे बढ़ाते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के दौरान लोगों से योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील की है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। योगा ये आपके जीवन में नित्य प्रैक्टिस होनी चाहिए। योगा ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। आप देखेंगे एक संतुलित मन आपके कार्य के लिए बहुत बड़ी ताकत देगा। तो फिजिकल एक्टिविटी भर नहीं है योग, ये आपके मन को संतुलित करता है। स्वामी जी, केवल एक शारीरिक श्रम, शरीर को तोड़ना मरोड़ना मात्र, खाली फ्लेक्सिबिलिटी, खाली एक्सरसाइज योग नहीं है। एक्सरसाइज भी योग है। योगिक एक्सरसाइज, योगिक पोस्चर, योगिक प्राणायाम, फिर ध्यान, समाधि, माने योग दर्शन से लेकर के पूरा वेद दर्शन, पूरा सनातन दर्शन, अध्यात्म दर्शन, जीवन दर्शन, इसको हमें सही तरीके से, सलीके से अपनी जीवन पद्धति में अपनाना पड़ेगा। और वही काम इंडिया टीवी कर रहा है। तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो इंडिया टीवी कर रहा है, अभिनंदन है कि भाई देखो योग को जीवन शैली बनाओ, नहीं तो रोग आएंगे चारों तरफ। रोग जो है ना, जैसे ये जिस साल के चारों तरफ जो है वो राक्षस, पिशाच, वो सब घात लगाए बैठे रहते हैं। लेकिन यज्ञ का जहां सुगंध आता है वहां कोई आसुरी शक्ति प्रवेश नहीं करती है। जीवन में चारों ओर से रोग विकार घात लगाए बैठे हैं, उनसे बचना है तो हमारे साथ योग कर लीजिए। तो हम वात का बता रहे थे। वात की बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी बात जरूर है जो सूक्ष्म व्यायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, वो तीनों ही दोषों से मुक्त रहेंगे, निर्दोष रहेंगे। और वात दोष मैंने कहा चिंता से भी बढ़ता है। चिंता और चिता दोनों को एक समान कहते हैं। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती हैं। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों समान जलाती हैं। जो दुख को दिखाए वही दुखड़े मिटाए, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। तो ये चिंता जो है ना, ये चले चित्ते चलम, चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। तो चिंता मुक्त होना, निर्भर रहना, मेरे भाई हुसैन जी, बहुत जरूरी है। जो बात मुक्त रहने के लिए चिंता मुक्त रहना जरूरी है। निर्भर रहो। चलिए, निर्भर रहते हुए स्वामी जी, भाई हमारी बहन मीनाक्षी जी बोलते हैं समता में रहो, समत्वम योग उच्यते। स्वामी जी, निर्भर रहते हुए अब अगले दोष की बात करते हैं। और अगला हमने जो दोष लिया वो कफ है। कफ दोष के जो लोग शिकार हैं वो कैसे पहचाने कि कफ उनको हो गया? अगर खांसी नहीं आ रही है, बलगम नहीं निकल रहा है, तो क्या उनको भी कफ हो सकता है? जिनको बार बार सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, बार बार गला खराब हो जाता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस फंगस एकदम अटैक कर देता है, किसी को अरे क्या हो रखा है, वायरल हो रखा है, जिस किसी को देखो वायरल हो रखा है, अरे क्या वायरल, जिसको देखो वायरल का वायरस घुसा पड़ा है सबके भीतर। क्यों? फैशन हो गया। आदमी कमजोर है, बड़ा कमजोर है आदमी। तो ये जो आदमी कमजोर होता है ना, तो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया वायरस फंगस जिस पर बार बार अटैक करते हैं। थोड़ी सी गर्मी तो आदमी उबलने लगता है, थोड़ी सी ठंडी तो आदमी खुद ही कुल्फी की तरह जम जाता है, नपीरी बोलने लगती है उसकी, नाक बंद हो जाता है। ये है कफ रोग, एकदम आम भाषा में समझा रहे, बड़े शास्त्रों की गहरी व्याख्या है इसकी। तो क्या करें? तो सर्दी जुकाम, कफ, कोल्ड, बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, ये सब कफ रोग है। तो गर्म पानी पियो और अलग अलग तुलसी का पानी पियो, हल्दी का पानी पियो, अदरक का पानी पियो, दालचीनी का पानी पियो। एक भाई मुझसे कल कहने लगे, स्वामी जी हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो गया, और भाग्यश्री बड़ी घबरा रही थी। बोले स्वामी जी क्या निदान है? मैंने कहा इसका निदान, उपचार, उपाय ये है, ये अर्जुन की छाल, दालचीनी पी लो और गोधन अर्क थोड़ा सुबह सुबह पी लो। सारा कैल्सिफिकेशन चाहे हार्ट में हो चाहे ब्रेन में है, और बॉडी में कहीं पर भी आजकल कैल्शियम डिपोजिट हो जाता है, वो निकल जाता है। ऐसे कफ पूरे शरीर में जमता है, माथे में जमता है, यहाँ जमता है, यहाँ जमता है, छाती में जमता है। नस्य करो, नस्य जो है कफ का परमानेंट सॉल्यूशन।
एक बार नस्य कर लो, 5 बूंद अणु तेल की, 5 बूंद षडबिंदु तेल की और ज्योतिष्मती डाल के ना पूरा अंदर का एक बार में 100 200 ग्राम कफ निकलता है उसमें। तो जल नेति सूत्र नेति कर लो। फिर अगला है स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड और ब्रोनकोम। एक 2 गोली ब्रोनकोम खाली पेट ले लो, स्वासारी खाने के बाद ले लो। और हिसाब स्वासारी में और पंचकोल में डाल करके पी लो तो गला एकदम टनाटन रहेगा, जैसे स्वामी रामदेव का गला 50 सालों से ऐसे दनादन चल रहा है। लाखों घंटे बोल चुका हूं। कितने? लाखों घंटे। कोई गले में थ्रोट इन्फेक्शन नहीं, कोई इधर उधर के जीवाणु रोगाणु कीटाणु। क्या होगा तो उनकी आदमी इतना तगड़ा और उसको कोई रोगाणु कीटाणु तो दिखता भी नहीं, वो आता ढा देता है, तो कोई ढाएगा नहीं। और इम्यूनिटी लो होने से भी कफ अटैक करता है, ये बाकी बैक्टीरिया वायरस। तो इम्यूनिटी लो होती है तो कफ रोग बढ़ता है। तो इम्यूनोग्रिट लें सुबह सुबह उठते ही, या गिलोय लो सुबह उठते ही, और दूध में हल्दी शिलाजीत और च्यवनप्राश खा लेंगे तो बूढ़ा च्यवनऋषि जवान हो गया था, जवान हो जाएंगे। लेकिन आजकल वाला जो च्यवनप्राश है वो चटनी मिलती है, जवान खाए तो बूढ़ा हो जाए। तो इनसे नक्कालों से सावधान। इसलिए तो स्वामी जी इस कार्यक्रम के फिर च्यवनप्राश कैसे बनाना है, मन में भी कुछ प्रश्न उमड़ रहा है तो उसको भी ले लो। ये भी हमने सिखाया है, आपने सिखाया कि कैसे च्यवनप्राश भी बनता है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, वात और कफ की बात तो हुसैन ने कर ली। हाँ। अब बात कर लेते हैं तीसरे दोष की, वो है पित्त दोष। पित्त दोष की पहचान कैसे की जाए और फिर इसे कैसे ठीक किया जाए? देखो थेरेपी हम बता रहे थे ना जी, तो वात के लिए तो बस्ती एनिमा, कफ के लिए नस्य भी मैंने बताया, और पित्त के लिए वमन। जिनका पित्त बढ़ा हुआ है सप्ताह में एक बार कम से कम पानी पी करके करीब 1.5-2 लीटर पानी पी लो और निकाल दो, तो एक्सिस पित्त निकल जाएगा। और फिर नया पित्त ना बने इसके लिए क्या करें? रेडीमेड में तो एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट ले ले, एक गोली या 2 गोली। ये हमारा ललित पोपले, मोनिका, आदिश्री, गोविंद और हर्षद, नम्रता, कुणाल, वैष्णवी बोले जी पूरे परिवार में माता जी और पिताजी लता और जी प्रकाश जी को छोड़ करके बोले जी पित्त बहुत बनता है। मैंने कहा तीखा चटपटा खाते होगे। ये जितने भी वैश्य परिवार है ना, चटपटा चटपटा चटपट खाते रहते हैं, खटपट थोड़ी कमी करते हैं लेकिन होती है थोड़ी बहुत। तो तीखा चटपटा मसाले, ये इधर बैठा हुआ है सुहाना मसाला, मजा आ गया। ज्यादा मजा लोगे तो सजा भोगनी पड़ेगी। हाँ तेरा प्रचार कर दिया, 1 करोड़ रुपया लगेंगे। तो मजा आ गया। ले इधर आ, तेरे को 5 करोड़ का चेक देता हूं आज। ये भी तेरे को कोई बाबा की कृपा से बाबा दे रहा है, ऐसे साधुओं की संगत में लगे। और तेरे लिए नहीं, श्वेता के लिए। जा बैठ जा। जोरदार अभिनंदन है। तो देखो मैं क्यों कह रहा हूं, पित्त बढ़ता है बहुत ज्यादा तीखा तला हुआ खाने से। तो ज्यादा तीखा तला हुआ खाना नहीं है, और ज्यादा उत्तेजना में भी नहीं रहना। उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक आहार, उत्तेजक व्यवहार जो होता है ये भी पित्त को बढ़ाने वाला होता है। तो अविपत्ति कर चूर्ण सारी विपत्ति हर लेता है। 100 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम मुक्ता पिष्टि, 2 से 4 ग्राम ले लो एकदम, 1 चम्मच सुबह शाम। और नहीं तो काम दुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि बराबर लेके आधा ग्राम ले लो। सौंफ का पानी पी लो, पित्त का प्रश्न। अरे एलोवेरा का जूस तो रामबाण है, एलोवेरा का जूस और वीटाग्रास और लौकी का जूस, कितना ही पित्त बढ़ाओ प्रशमन हो जाता। अंकुरित खाओ थोड़ा, और आहार को भगवान का प्रसाद मान करके खाओ। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम भैतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मा समाधिना अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नम न परिचक्षित अन्नम बहु कुर्वीत एतद व्रतम। अब अन्न को भगवान का जो प्रसाद मान करके खाते हैं, भगवान को भोग लगा करके खाते हैं, तो फिर अन्न पित्त नहीं बढ़ाता। हाँ ये मैकडॉनल्ड, केएफसी और केएफसी मैकडॉनल्ड और क्या कह रहे, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ऐसे। मतलब अभी थोड़ी देर पहले मीनाक्षी जी बोल रही थी, अच्छा पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डालते हो? एक पेट्रोलियम पदार्थ तो वही है, उसको प्योरिफिकेशन का अंतर होता है। गाड़ी चलती ही नहीं,
ये आदमी का शरीर भगवान ने, कुदरत ने, प्रकृति परमेश्वर ने ऐसा बनाया, तुम लाखों बार भी इस पर अत्याचार करते हो तो भी ये चलता रहता है, लेकिन आदमी कुछ का कुछ ठोकता रहता है। गोलगप्पा, लड्डू, जलेबी, बर्फी, चॉकलेट, बिस्किट, दना दान ऐसे कूड़ादान की तरफ भरते रहते हैं। तो आज से भोजन बंद और भजन चालू। चलो स्वामी जी आपने डरा दिया, भोजन बंद मतलब कम कर देना। कम कर दे। आधे लोगों का तो हार्ट फेल ना हो जाए सुन के खाना ही बंद करना, कुछ वजन कम हो जाएगा, फिर भजन बढ़ा लो। अच्छा स्वामी जी, अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, अमित जी के भी मन में कुछ उठ रहा है। बोलो, जी जी बिल्कुल, मैं तो इम्यूनिटी को लेकर बात कर रहा हूं, क्योंकि आप अक्सर कहते हैं कि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कोई भी बीमारी आपको छू भी नहीं सकती है और आप 100 या 1000 बीमारों से बचे रहेंगे। तो वात पित्त कफ के बैलेंस के साथ इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास हैं, ये भी बता दीजिए। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए एक तो सूर्य नमस्कार मैंने बताया, फिर दंड बैठक और भुजंगासन बताया, और दंड बैठक दोनों ही साथ साथ लगानी हो तो मैंने तो ऐसे लगाया हुआ है, ऐसे एक साथ ऐसे, और मैं एक सांस में ऐसे 50 बार और 10 सांस में ऐसे 500 बार गुरुकुल से ही करता रहा हूं। इसे मेरी इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी है। ऐसे ये ऐसे, अब इतना जो ना कर पाए तो फिर होले होले कर लेना भुजंगासन, होले होले कर लेना ऐसे, ये ऐसे, और न इतना भी ना कर पाए तो मकरासन कर लेना। मक्कारी आसन मत करना, लोग बहुत मक्कारी करते हैं। रोटी खाओ शक्कर से और दुनिया ठगो मक्कर से। ये जो मक्कारी चल रही है ना, ये बड़ी गड़बड़ है। तो एक तो ऐसे करें भुजंगासन, और फिर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और वेट घटाने के लिए ये सब अभ्यास है ना, ये अब इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। 100 बार कर लो। अब भुजंगासन भी 100 बार ना, अपने वजन नहीं उठाया जाता, और राशन चेप देते हैं 2-2, 3-3 किलो। क्या क्या खाते हो पुणे बड़ो ज्यादा? क्या है फेमस यहाँ की चीज? पाकरवाड़ी, बड़ा एक दिन बड़ा पाव मेरे पास को लेके आया, ऊपर नीचे 2 घटिया सी ब्रेड सी लगा रखी और बीच में आलू भर रखा। बड़ा पाव, मिसल पाव, बहुत बड़ा पाव भाजी, पाव का बड़ा इस्तेमाल होता है स्वामी जी वहाँ पर, मिर्ची ब्रेड का, और मिर्ची, और मिर्ची के ऊपर बेसन लगा करके और तल करके खाते रहते हैं। तो ये सब इम्यूनिटी घटाने वाले। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दूध में हल्दी शिलाजीत और गाय का दूध, यहाँ गो पूजन भी होता है ना रोज, हाँ, गाय के दूध में हल्दी मिला के खा, और उसमें थोड़ा अश्वगंधा या अश्वशला ले लो, थोड़ा च्यवनप्राश ले लो, सुबह उठ करके गिलो घनवटी ले लो, गिलो घनवटी एडवांस ले लो, इम्यूनोग्रिट ले लो, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। अच्छा, लेकिन और जिस घर में योग यज्ञ होता है उस घर में पूरे परिवार की इम्यूनिटी हाई रहती है। कई लोग ऐसे मिलते हैं हमें बढ़ाने के लिए, जो लोग, मैं ये कहती स्वामी जी, कई लोग ऐसे मिलते हैं जो लोग बराबर योगाभ्यास करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल यानी सोने उठने खाना खाने का रूटीन ये सब सही है, लेकिन खाना क्या है और किस मौसम में क्या नहीं खाना है उन्हें ये पता नहीं होता, इसलिए उनका ये बैलेंस बिगड़ा रहता है शरीर का। तो स्वामी जी किस मौसम में क्या खाना चाहिए? ऋतुचर्या ठीक नहीं जी, तो ये जो आप ऋतुभुक हितभुक की बात करते हैं ना, ये आपने एकदम ठीक पूछा। हाँ, आहार चर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या और ऋतभुक हितभुक मितभुक होना है। को अरुक, ऋतभुक हितभुक मितभुक सह अरुक, वो रोगी नहीं होगा। तो ये तो वेट घटाने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बता रहा था। अब वर्षा ऋतु में दही छाछ कतई मत खाना। वर्षा ऋतु में दही छाछ नींबू अचार टमाटर खटाई खाओगे तो खटाई में पड़ जाएगा स्वास्थ्य, वात बढ़ जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा, त्रिदोष बढ़ जाएगा, इम्यूनिटी घट जाएगी। तो वर्षा ऋतु में दही कतई नहीं खाना चाहिए। वर्षा ऋतु में पत्ती वाली सब्जियां कम खानी चाहिए। जैसे हमारे जैन भाई वर्षात होने के बाद में आम नहीं खाते, लीची नहीं खाते, उसमें बोले कीड़े आ जाते हैं। तो देखो, पत्ते वाली सब्जियां वर्षात में खा सकते हो यदि साफ जगह पैदा की गई हैं सब्जियां, और फिर अच्छी तरह से धो करके खाना, और एक बार उबाल जरूर लेना। ज़्यादा विटामिन के चक्कर में कच्चे मत खाना, सलाद मत खाना। किसकी? मेथी की, पालक की, हरी पत्तियाँ। बहुतों को हरा हरा खाने की आदत पड़ जाती है, अच्छी बात है वो, लेकिन
इन सब चीजों के ऊपर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है। तो वर्षा ऋतु में बहुत ज्यादा पत्ते वाली चीजें ना खाएं। और वर्षा ऋतु में जो है मौसम ऊंचा नीचा होता रहता है, तो अपने अपने दोष के अनुरूप जिनको बहुत ज्यादा वात है उनको खट्टी चीजें नहीं, जिनको खट्टी चीजें और भारी चीजें जो देर से हजम होती है, जैसे राजमा, जैसे उड़द की दाल, जैसे आलू, मटर, टमाटर, कुछ तो तीनों एक में डाल देते, फूल गोभी डालेंगे और उसमें मटर डालेंगे, आलू डालेंगे और इतना वायु बढ़ा लेगा, फिर पवन मुक्तासन करते करते पटर पटर करते रहेंगे। आलू, मटर, टमाटर सब नीचे से निकलेगा। तो सारी वायु कारक चीजें खा ली, तो इतना ज्यादा वायु कारक चीजें मत खाओ भाई। क्यों खाते हो? वात रोग है तो वात कार बायबादी की चीजें से बचो और खट्टी चीजों से बचो। कफ है तो ठंडी चीजों से और घी तेल से बचो। और पित्त है तो ज्यादा मसाले और तीखे चीजें मत खाओ। अपनी प्रकृति को भी देखो। अब लोग क्या है, बोले शुगर बढ़ गया तो शुगर नहीं खाएंगे, बीपी बढ़ गया तो नमक कम कर देंगे, ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो घी कम कर देंगे। लेकिन वात पित्त कफ दोष में क्या खाना क्या नहीं खाना अक्सर इससे अवगत नहीं होते और इसलिए त्रिदोष और ज्यादा बढ़ते रहते हैं। तो इसका भी ध्यान तो करना ही पड़ेगा। और देखो, ये आप अभी इम्यूनिटी की बात कर रहे थे ना, उसमें ये सर्वांगासन और शीर्षासन ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये सबसे अच्छा एंटी एजिंग है, सर्वांगासन और ऐसे ये हलासन, ऐसे ये सर्वांगासन, हलासन और ये शीर्षासन। ये तो शीर्ष कहते ही इसलिए है, ये सब आसनों का राजा है। अब इसको ऐसे कर लो और यज्ञ की सुगंध जहां पर होगी वहां ये किया जाएगा ना, तो फिर तो यज्ञ की सुगंध मात्र से इम्यूनिटी हमारी अपलिफ्ट हो जाती है। वैसे तो 1 चम्मच गाय का घी खाया जाए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूँ, जिनका बहुत ज़्यादा कफ बढ़ा हुआ है, जिनका बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ है, उसको हम कुछ दिनों के लिए निषेध कर देते हैं। बाकी सामान्य रूप से 1 चम्मच घी खाते रहें, दूध में हल्दी शिलाजीत 1 चम्मच च्यवनप्राश लेते रहें तो इम्यूनिटी सुपर डुपर रहेगी। हाँ, अरे हाँ, 3 चीज़ें तो बची गई। नमक, ये जो सफ़ेद नमक, सफ़ेद मैदा, नमक, मैदा और चीनी और चीनी और चीनी दोनों से बचना है। चीनी ये दोनों बड़े खतरनाक, एक देह के लिए और एक देश के लिए दोनों से बचना। अच्छा स्वामी जी, देखिए, बच के रहना। वात पित्त कफ बैलेंस करवा दिया आपने स्वामी जी सबका, और इम्यूनिटी भी मजबूत हो चुकी है। लेकिन मुझे याद आ रहा है, अक्सर हमने बड़े बुजुर्गों से भी सुना और आपसे भी हम कार्यक्रम में कई बार सुन चुके हैं, वात पित्त और कफ को बैलेंस करने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका आप भी अक्सर बताते आए हैं, वो है तांबे के बर्तन में पानी पीना। रात में उसमें पानी रख दिया जाए और सुबह उसके पानी का इस्तेमाल किया जाए। जरा इसके पीछे की भी साइंस बताइए, और मिट्टी के बर्तन का क्या फायदा है? पात्र में, हाँ, तांबे के पात्र में पानी पीने से कफ दोष कम हो जाता है। चांदी के पात्र में, चांदी का घड़ा, मेरा पित्त प्रकृति है थोड़ी, तो मैं चांदी के घड़े में ही पानी भर के रखता हूं और उसमें यज्ञ की भस्म और डाल देता हूं। यज्ञ की भस्म एक पूरे घड़े में 2-2.5 लीटर के में 2 चम्मच डाल दो, ठीक है श्वेता? हाँ, तेरा 5 करोड़ का चेक उधर है, ले लेना बाद में। तो जो है, तांबे के पात्र में, तेरी चांदी हो रखी इसलिए चांदी की ऊपर चांदी के पात्र में 2 चम्मच यज्ञ की भस्म डाल दो, वाटर एसिडिक से अल्कलाइन हो जाता है। हाँ, और पित्त का प्रशमन करता है। और जिनकी वात प्रकृति हो उनको तांबे के पात्र में सोना का और चांदी का सिक्का डाल दो तो वो अच्छा हो जाएगा। और सामान्य रूप से घड़े का पानी पियो, त्रिदोष नाशक है घड़े का पानी। बस जिनकी कफ और वात प्रकृति है थोड़ा गुनगुना पी लेना, जिनकी पित्त प्रकृति है तो सामान्य पी लेना। फ्रिज का पानी और फ्रिज का खाना
ये आपके शरीर को दवा खाना बना देगा। देह तो देवाल है, अब शरीर को हॉस्पिटल बनाना है, दवा खाना बनाना है, इसको मेडिकल स्टोर बनाना है, तो फिर ये फ्रिज का तो इमरजेंसी में दूध आदि खराब ना हो जाए उसके लिए कभी यूज कर लिया तो ठीक है। फ्रिज हमारे पास भी है, लेकिन हमारा फ्रिज खाली पड़ा रहता है, क्योंकि उसमें रखी हुई चीजें खाने वाले के त्रिदोष बढ़ते हैं। कुछ लोग जो है, अब पैसा हो गया तो फ्रिज लेकर क्या होगे, तो अपने शरीर तो अपना ही है, पैसा हो गया तो इसीलिए क्या हो गया। मैं एसी प्रयोग नहीं करता पैसा होने के बावजूद भी, मैं कूलर प्रयोग नहीं करता, मैं अब सर्दी आएंगी तो हीटर प्रयोग नहीं करता। अरे शरीर तो अपना है। पैसा होने का मतलब, दौलत होने का मतलब भगवान की दी हुई दौलत का अनादर मत करो। फिर ऐसे तपस्वी बनो। हमारे पूर्वजों ने तपस्या की थी, और कुछ छूट गया तो ले लो, नहीं तो मेरे प्रवचन शुरू हो जाएंगे हुसैन भाई। मेरा स्वामी जी बस अब वक्त हो गया है। कल के कार्यक्रम में क्या होने वाला खास वो दर्शकों को बता दूं। 1 महीने में 6 सुसाइड केस। छात्र क्यों कर रहे हैं खुदकुशी? पढ़ाई के प्रेशर से बच्चों में तनाव, पेरेंट्स भी हैं परेशान। उम्मीदों का बोझ कम उम्र में ले रहा है स्टूडेंट्स की जान। योग गुरु देंगे गुरु मंत्र, दूर होगा बच्चों का स्ट्रेस और डिप्रेशन। हमारा ये कल का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ साथ हर माता पिता को कल का कार्यक्रम देखना चाहिए, ताकि बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कैसे कितना डालना है और बच्चे उसको कैसे टैकल करें, कल स्वामी जी बताएंगे। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। तो हमने नोली क्रिया के साथ आज की पूर्णाहुति की है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जो नोली घुमाएगा वो सब रोगों से बच जाएगा। तो बहुत बहुत प्रणाम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत प्रणाम। बोलो भारत माता की जय, यज्ञ भगवान की जय। बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम।